तो चलिए, सबसे पहले जय हिंद सभी लोग। जय हिंद में थोड़ी सी आवाज होनी चाहिए, क्योंकि जीवन भर अब आपको जय हिंदी बोल, ठीक है, ऐसी कामना मैं करता हूं। तो आज से जो मैं पढ़ाऊंगा पेपर 5, जिसमें आपका हिंदी ग्रामर है, ठीक है, हिंदी व्याकरण। अब यहां पर सिलेबस का प्रिंट आउट मैंने लगा रखा है, स्क्रीनशॉट। आप सभी को पता है, लगभग सबने सिलेबस देखा है, ठीक है। सभी लोगों ने सिलेबस देखना कहां से स्टार्ट किया है? सिलेबस देखना यहां से स्टार्ट किया है, लगभग सभी ने स्टार्ट किया। लेकिन कभी भी मैं एक ही बात बोलता हूं एमपीपीएससी में सभी लोगों को, सबसे पहले सिलेबस डिकोड करो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। सिलेबस की जो ऊपर की 4 लाइनें लिखी हुई हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और यही जो है आपके हिंदी का स्कोर डिसाइड करेगी। कैसे? इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र के समकक्ष होगा, पहली बात। अब इससे ये साफ होता है कि एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि आपका जो उत्तर लिखा हो वो मैच्योरिटी के साथ लिखा हो, और जिसमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के और बहुत बेहतर तरीके से शालीनता के साथ बहुत अच्छा उत्तर आपका होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं, लगातार कॉपियों को देखते हैं, वहां हिंदी की ऐसी उपेक्षा कर दी जाती है कि हिंदी क्या करना है, संधि आती है, समास आता है, और हम लिख के कौन सी परिभाषा आ जाते हैं जो 12th तक हमने परिभाषा को लिखा है, लगभग वही लिख के आ जाते, क्योंकि हिंदी हमने तभी तक पढ़ी है। और वो पढ़ाई इस तरीके से गई है स्कूल में कि वो हमें रटाई गई थी, इस वजह से वो भी आज भी हमारे जहन में है, हमारे रक्त में घुला। तो एक गलती यहां पर हम करते हैं कि हमारी जितनी भी डेफिनेशन होती है वो कहीं ना कहीं इतनी मैच्योरिटी के साथ लिख के आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हो गया। और लगातार ये शिकायत रहती है सभी लोगों की कि सर पेपर तो पूरा करके आए थे, एवरेज मार्किंग कर दी, नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। आपके साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, वहां बैठा व्यक्ति जो कॉपी चेक कर रहा है वो पीएचडी होल्डर है उस सब्जेक्ट का, तो आपके साथ उसे नाइंसाफी करके कोई पैसे नहीं मिल रहे उसे। जो जितना अच्छा लिखेगा उतना देगा। सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफी आप कर देते हैं, इसलिए आपके साथ वो कर देते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम पीएचडी होल्डर जैसे ही आप भी लिखो, पर इतना मर्यादित लिखो, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके उत्तर में भी ये चीज झलकनी चाहिए कि किसी मैच्योर व्यक्ति ने आंसर लिखा है, ठीक है। इसके बाद इसका उद्देश्य उम्मीदवार के पढ़ने, समझने और भाषाई दक्षता। भाषाई दक्षता ये शब्द जो लिखा है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ऐसे लिख दिया हो, बहुत सोच समझ के इससे ये सुनना चाहता है या वो देखना चाहता है कि आपके हिंदी के ऊपर कितनी पकड़ है, क्योंकि आपकी जो सर्विस होने वाली है वो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत आप अपनी सर्विस देने वाले। तो यहां पर भी ध्यान रखो। और लेखन की योग्यता, यहां पर एक बात मैं बता दूं, आप हिंदी मीडियम से हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हिंदी मीडियम में अदर पेपर जो भी होंगे 4-5 पेपर, उन्होंने थोड़ी बहुत अशुद्धि चल जाएगी, एक बर्तनी की अशुद्धि थोड़ी बहुत कंसीडर कर लेगा वो, पर हिंदी में कहीं से कहीं तक वो आपकी अशुद्धि नहीं मानेगा, ठीक। तो हिंदी को जो लोग ऐसे मानते हैं कि हो गया हिंदी तो है, हो जाएगा, है ना, एक हफ्ते में हिंदी पूरी रिवाइज कर लेंगे, तो नहीं होता है ऐसा। एक हफ्ते में हिंदी में स्पष्ट और सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। मतलब ये है, इस पेपर के द्वारा वो आपकी हिंदी चेक करना चाहता है, और स्तर कैसा रहेगा? स्नातक, ठीक। जैसे विद्यार्थी होते हैं स्नातक के, आपको ही पता है कि स्नातक अगर कर चुका है व्यक्ति, स्नातक उत्तीर्ण है, तो मैच्योरिटी लेवल होगी, टीनेजर नहीं हो, ठीक है। तो अब हिंदी को इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि ठीक है हिंदी क्या है, एक हफ्ते में हो जाए। अब देख लो, यहां पर आपको भी पता है कि एमपीपीएससी में 10-15 मार्क 20 मार्क बहुत मैटर करते हैं, या तो आपकी अच्छी पोस्ट लगा सकते हैं, नॉर्मल लगा सकते हैं। आपको पता है कि हिंदी, ज्यादातर लोग यही बात कहते हैं कि 10 दिन में हिंदी हो जाएगी, तो उनकी भी एवरेज मार्किंग होने वाली है। और हिंदी बिल्कुल गणित जैसा
सब्जेक्ट है, जो है सो है, नहीं है तो नहीं है। ना तो यहां पर नंबर कटने के चांस होते हैं, ना एक्स्ट्रा मिलने के कोई चांस होते हैं। जो आप सही लिख के आएंगे उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो आप चाहें तो इस सब्जेक्ट में जो एवरेज लोग होंगे एमपीपीएससी की, जो लंबी भीड़ होगी, उससे आप 20 नंबर आराम से ऊपर पा सकते हैं। शर्त आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियस होके इस चीज को ध्यान में रखें। क्लियर है? बाकी का मैं आपको हिंदी इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको खुद ही लगेगा कि अच्छा हो गया, क्योंकि मेरा हिंदी शायद खुद ही ऑप्शनल रहा है, इस वजह से हिंदी पर पकड़ आपके साथ बहुत अच्छी रखी। क्लियर है? चलते हैं। तो आपको सिलेबस पता है। सिलेबस में आपने देखा लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित, पूरे जो पाठ्यक्रम आपका होगा उसी से यहां पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसका प्रत्येक कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। और ये कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। अब यहां पर आप देखिए कि जैसे अगर रस दिया है, छंद दिया है आपका, और यहां पर मानक शब्द दिए हैं, संधि, समास और मुहावरे, कहावतें, इनसे डेफिनेशन वगैरह आपकी इस वाले सेगमेंट में आ जाएगी। यहां पर जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 75 मार्क्स का, 75 नंबर का यहां पर पूछा जाए। ठीक, तो अब आप समझो कि आज से जो मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपको संधि पढ़ाऊंगा। तो संधि आपको लग रहा होगा कि 10 नंबर में संधि समास दोनों आने, संधि लगभग 5 नंबर की आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो पेपर में आपने पाया होगा कि यहां पर संधि के 2024 वाले एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन यहीं पर पूछ लिए गए। ठीक है, और फिर यहां पर पूछ लिए तो 9-10 नंबर का आराम से आपका आ जाए। क्लियर? तो अब आप समझ रहे हैं। चलते हैं। तो संधि स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, संधि की एक बात और मैं बता दूं, अगर आपने संधि सीरियस से पढ़ ली, एकदम सीरियस होके और ध्यान से पढ़ लिया, तो आपकी जो वर्तनी वाला एक टॉपिक है जिसमें शुद्ध वर्तनी करनी है, संधि अकेली कर देने से आपकी वर्तनी 80% खुद ब खुद सही हो जाएगी। क्योंकि जो वर्तनी में गलतियां होती हैं, ये जो अशुद्ध वर्तनी होती है, वहां पर कहीं ना कहीं संधि का कोई एक सूत्र छूटा होता है, जिसके कारण वो अशुद्ध होता है। तो अगर आपने संधि कर ली तो वर्तनी आपकी सुधर जाएगी। तो वर्तनी केवल पेपर 5 में ही नहीं, आपकी पूरे हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो पूरी सब कुछ, अगर हिंदी शुद्ध होती जा रही तो और लोगों से आप ज्यादा आगे हो जाएंगे। तो संधि इसलिए और जरूरी है। और संधि को समझने के लिए आपको वर्णमाला बेहतर तरीके से समझ होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए बस एक काम आप कर देना, 1 घंटे का समय घर जाके दे देना, एक बार वर्णमाला ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि वर्णमाला अब हम लोग सभी भूल चुके हैं। वर्णमाला में क्या क्या समस्या मैं बता देता हूं हिंदी भाषा के साथ। एक तो हम अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों से आते हैं, और हर जिले में उच्चारण थोड़ा अलग सा रहता है। जैसे कहीं 49 कहते, कहीं 49 कहते हैं, लेकिन जब हम लिखने आते हैं तो 49 ही लिखते हैं। हिंदी में हम बोलते तो 49 आ रहे हैं, है ना? ऐसे ही तो है। लेकिन ये अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग उच्चारण होता है। इसके कारण कहीं ना कहीं, चूंकि हम जैसा उच्चारित करते आ रहे हैं, हम स्पीड में इतने होते हैं कि हम बस लिखते जाते हैं, तो गलतियां वहां पर हो जाती हैं। तो आपको एक बार, जैसे बचपन में ये कहीं देखा होगा, छोटे बच्चे जैसे वर्णमाला का उच्चारण करते हैं, वैसे ही आपको बस एक बार वर्णमाला का उच्चारण कर लेना है। आप विश्वास मानिए, आपका हिंदी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला देख लेते हैं। तो वर्णमाला में आपने देखा होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। ये सब जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं, मेंस में आपका ऐसा कुछ नहीं पूछे जाता। तो वर्णमाला में बेसिक मैं बता देता हूं, 52 अक्षर होते हैं, ये 52 कुल वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 41 आपके व्यंजन। अब आ जाते हैं, जो स्वर होते हैं उन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं।
कौन कौन से होते हैं? एक होता है हराश स्वर, और इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लघु स्वर। दिख रहा है? इसे ही हम क्या कह देते हैं? लघु स्वर। इसे ही कहा जाता है लघु स्वर। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ये जो बोल रहा हूं, ये संधि में आगे जाकर इस्तेमाल होगा, तो ध्यान से सुन लेना, और अगर लिखना है तो लिख भी लेना। तो जो हराश स्वर होते हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? छोटा आ जाता है, छोटी ई, छोटा उ, और री ऋषि का जो है वो इसमें आ जाता है। अब हराश स्वर किसे कहते हैं या लघु स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है या सबसे कम समय लगता है, उसे हम हर्ष स्वर या फिर लघु स्वर कहते हैं। वहीं दीर्घ स्वर जो होते हैं उनमें कितना समय लगता है? लघु स्वर से 2 गुना समय जब लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर कह लें 2 मात्रा के बराबर जहां हमें समय लग जाए वहां क्या होगा? दीर्घ स्वर। अब एक बात पूछता हूं, स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से? वेरी गुड। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला और लिखा जाता है। अब आप यहां पर बताइए कि कहां आपको इसमें स्वर दिखाई दे रहा है इसमें स्वर कौन सा है? आ है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है इसके बारे में, अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि संधि में अशुद्धि ये भी बना देती है। संधि गलत करने में इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी बात कर लें। दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनमें हमें 2 गुना समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें 7 वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। अब ये आपका है व्यंजन। व्यंजन को हमने यहां पर अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। इसके कारण भी आपको आगे समझ में आएंगे, क्योंकि जितने भी शब्द लिखे हैं ये शब्द सारे के सारे अभी आपके संधि में इस्तेमाल होने वाले हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आते हैं। इन्हें स्पर्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी एक हिस्से को स्पर्श जरूर करती है, या फिर कहीं यहां से चेहरे तक का जो यहां तक का हिस्सा होता है, किसी एक भाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा, बहुतायत में होगा। इस वजह से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब जैसे यहां पर लिखा है का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए कि ये का है, यहां पर जो आपके साथ का मैंने जो लिखा हुआ है, अब आप इसमें देखिए कहां पर स्वर है। तो का जब इस तरीके से लिखा होगा तो इसमें एक स्वर होगा जिसे हम कहते हैं छोटा आ। जब हम इसमें से स्वर को अलग करेंगे तो ये जो हलंत लगता है ये होता है आपका अपूर्ण, या फिर कहें शुद्ध रूप से व्यंजन, जिसमें स्वर की सहायता नहीं ली गई है। इसी को आप देखते होंगे कि जब ये किसी और व्यंजन के साथ लगता है तो ये आधा बन जाता है वर्ण, है ना? तो ये आधा बन जाता है। तो क्यों बन जाता है? क्योंकि इसका जो स्वर था वो हमने इससे ले लिया है, और बाकी के जो पूरे लिखे होते हैं उसमें क्या होता है? एक स्वर लगा रहता है। ठीक, ध्यान रहेगा। इसमें कौन सा स्वर है? अभी सब व्यंजन में कौन से स्वर है? छोटा आ इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं बेटा? वो व्यंजन जो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बीच में जिनका उच्चारण हो उन्हें हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जैसे या, ई और आ के बीच में क्या आता है? या आ जाए। ठीक है, रा, ला, आ। तो आप व्यंजन और स्वर के बीच में ये शब्द जो है, ये वर्ण जो है उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है?
अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। वहीं ऊष्मीय, ये ऊष्ण या घर्षणी, इन्हें घर्षणी व्यंजन भी कहा जाता है। ये वो होते हैं जिनके उच्चारण से हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, या फिर आवाज जो है या वायु जो है घर्षण करते हुए मुंह से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आगत वो होते हैं जो बाहर से हमने लिए हैं। ठीक है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्लियर? वर्णमाला इतनी समझ में आ गई? बिल्कुल चिंता मत करना, 10 समय, जो भी समय सीमा होगी उसी में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अच्छा, हो गया? चलो अब आ जाते हैं। यहां पर मैंने किसी भी चीज की परिभाषा नहीं ली, क्योंकि मैं खुद से लिखूंगा सबसे पहले। और मेरी क्लास में मैं एक चीज में बता दूं, मैं कोई भी क्लास लूं, बराबर बच्चों के साथ इंटरेक्शन बना के रखता, बातचीत करता रहता हूं, क्योंकि मुझे इससे पता लगता रहता है कि कहां पर कितना सुधार करना है, कितनी आवश्यकता और ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि संधि क्या होता है या संधि की परिभाषा क्या है, तो आपके हिसाब से संधि की परिभाषा क्या है? किसी को बोलना हो। हाँ, दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द को संधि कहते हैं। और यह परिभाषा अगर आप मेरे सामने लिखते हो, 2 अंक में भी लिखते हो, 3 अंक में भी लिखते हो, तो मैं आधा अंक दूंगा। वो भी इसलिए दूंगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया। मन तो करेगा पूरी काट दो, सॉरी, मजा, मतलब इसको आप वैसे मत लेना। और वो बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं जो कुछ तो बताते हैं। आप बताइए, आपका बताने का बहुत मन है। वेरी गुड, ये समास की परिभाषा हो गई। ये भी परिभाषा नहीं है। यहां पर यही आप देखिए कि हमारा हिंदी के लिए एटीट्यूड किस प्रकार का है। मैं ये चीज बताना चाहता हूं आज कि हिंदी को लेकर हमारे मन में किस प्रकार के विचार हैं, कि हिंदी को लेकर के हिंदी तो हो जाएगी, हिंदी में कुछ दिक्कत नहीं, हिंदी तो मुझे आती है क्योंकि बचपन से अब तक बोलते आ रहे हैं। हिंदी भी कोई बड़ी टास्क की चीज है, ऐसा नहीं है, हिंदी है टास्क। ठीक है, वैसे ही है कि जैसे हम माँ बाप के साथ जीवन भर रहते हैं और हम उनको ही नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे हम हिंदी के साथ जीवन भर हैं पर हम हिंदी को ही नहीं समझ पाते। तो जो परिभाषा होती है वो परिभाषा ये होती है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, ये जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसे हम संधि कहते हैं। और इस पूरी परिभाषा में जो महत्वपूर्ण शब्द था वो विकार या फिर परिवर्तन था। अगर ये शब्द नहीं हुआ तो आपकी परिभाषा वहीं के वहीं काट दी जाए। ठीक, तो लिखते हैं 2 वर्णों। अब यहां पर चाहे कोई तो लिख सकता है कि समीपवर्ती वर्णों, है ना, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे भी पता है समीपवर्ती ही वर्ण होंगे। 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, ये बता दीजिए, इंग्लिश मीडियम से है कोई? इंग्लिश मीडियम वाला, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क तो इंग्लिश मीडियम के सामने होता है हिंदी का, तो वो भी चिंता ना करें, क्योंकि ऐसे बच्चों को खूब डील किया है कि वो इंग्लिश मीडियम के हैं, उन्हें हिंदी में लिखना नहीं आ रहा है या फिर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उस वजह से वो कहीं ना कहीं कठिनाई फेस करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये परिभाषा अगर किसी को लिखनी है तो जल्दी से लिख लीजिए। और ये जो शब्द है विकार,
इसको क्या करिए, हाईलाइट। यही आपका महत्वपूर्ण एक शब्द बन जाएगा। लिख लिया परिभाषा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका क्या होगा संधि? आपने बोला है मतानुसार, यही होगा। कैसे हुआ, विकार कैसे उत्पन्न हुआ, परिवर्तन कैसे आया, क्यों ये हमने परिभाषा लिखी, इस चीज को और समझ लेते हैं। आपने देखा कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, इन दोनों को अब हम अलग लिखें। अब आप ये बताइए, ता में क्या है, छोटा आ है ना, छोटा आ छिपा हुआ है, तो ता से हम क्या करेंगे, छोटा आ बाहर निकालेंगे, इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, बड़ा आ बना। हम बिल्कुल ऐसे ही आपको संधि सिखा देंगे 3 दिन में 4 दिन में, ठीक है। अब चूंकि आपने किससे उधार लिया था, ता से लिया था, वापस कर दो भाई साहब, तो हमने इसे वापस कर दिया, तो ता बड़ा आ हो गया, ठीक है। ये आ खत्म हो गया, बाकी का हमने लिख दिया। तो अब आप देखिए, अगर मैं ये शब्द ना लिखता कि विकार या परिवर्तन, तो इसको हम कैसे लिखते, लिखना तो मुझे ऐसे चाहिए था। अगर मैं ये शब्द ही ना लिखता तो, क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, 2 शब्दों का या 2 वर्णों का मेल ही तो कर दिया हमने। मेल करना था आपने बोला, तो मैंने मेल कर दिया, तो गलत हो गया। समझ गए बात को, समझ गए ना, किसी कोई समस्या नहीं। चलो परिभाषा लिखनी है लिख लो, एग्जाम्पल लिखना है तो जल्दी से। अब आ जाते हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन और बता दूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, इस तरीके से आएंगे कि या तो किसी संधि, या तो हो सकता है संधि की परिभाषा पूछ ले, स्वर संधि की परिभाषा पूछ ले, व्यंजन संधि की परिभाषा पूछ ले, क्या होती है ना, और क्या होती है एग्जाम्पल पूछ लेगा, एक आध उदाहरण सहित लिखिए, 1 उदाहरण 2 उदाहरण सहित लिखिए, या फिर कोई संधि दे देगा और उसका विच्छेद करवा देगा, या कोई विच्छेद दे देगा उसका संधि करवा देगा। विच्छेद और संधि में अंतर पता है? संधि का मतलब है जोड़ देना, और विच्छेद का मतलब है कि कोई शब्द दिया है उसको तोड़ देना, ठीक है, वो हो जाएगा आपका विच्छेद। ये साधारण शब्द हैं, इनसे अवगत होंगे आप बहुत अच्छे से। आ जाते हैं, अब पूछ रहा है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5। वेरी गुड। यहीं से चीजें समझ में आएंगी कि कहां हम गलत होते जा रहे हैं, और इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। संधि के मुख्य रूप से, या फिर कहें संधि के केवल 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक, अगर इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। ये बात मैं और बता देता हूं, एमपीपीएससी में एक जो समस्या हो रही है लगातार, वो ये हो रही है, मेंस अपना तरीका धीरे धीरे लगातार 2-3 साल से आपने देखा होगा पैटर्न परिवर्तन कर रहा है, कॉन्सेप्ट पूछता है आपको, है ना। और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का 1-2 शब्द देखा और आंसर लिखना स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां जाके 2 बार क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम हॉल में। यहां जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, टेस्ट सीरीज में ही आदत डाल दो कि क्वेश्चन सबसे पहले पूरा पढ़ो। ऐसा क्यों होता है कि पहले यूनिट वाइज लेते हैं, फिर एफएलटी लेते हैं, पूरा फुल लेंथ लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाए। टाइम मैनेज में केवल लिखने की स्पीड नहीं, क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड भी सीख जाए कि कैसे क्वेश्चन पढ़ना है और क्या समझना है इसके बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना शुरू करो अगर मेंस में अच्छे नंबर पाना। मैंने बहुत सारे लोगों की देखी, आ जाते हैं क्लास में कि सर देखिए नंबर तो अच्छे आ रहा, मेंस में हुआ नहीं।
एक विद्यार्थी की मैं बात बताता हूं, मेरे फ्लैट के बाजू में रहता था, लगातार 2018 से मेंस दे रहा है, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा। और 3-4 जो इंदौर में और कोचिंग हैं बड़ी बड़ी, उनके यहाँ टॉपर था, उनके टॉपर बना घूम रहा था। मैंने देखा, एक दिन बोला भैया यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मतलब क्यों नहीं हो रहा, दिखाओ। कॉपी देखी, मैंने उससे बोला क्या लिखा, बोले सही तो लिखा है। मैंने क्वेश्चन वापस से पढ़ो, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़वाया, उसने बोला यार ये क्या लिख दिया। बोले फिर कॉपी किसने चेक कर दी। मैंने चेक करने वाला भी कोई होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो, आपकी सफलता का जिम्मेदार ना तो मैं हो सकता हूं ना कोई हो सकता है। आपकी सफलता आपके ही हाथ में है। कोई भी व्यक्ति है, चॉइस उसकी होती है, कोई खुश है या दुखी है, कोई सफल है या असफल है, इसमें कोई परिस्थितियां अपना रोल अदा नहीं करती है। व्यक्ति स्वयं इसका जिम्मेदार, चाहे वो हंस रहा है किसी परिस्थिति में या रो रहा है, उसका भी जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद है। ठीक। तो संधि के बेटा आपसे भेद कितने होंगे, 5 नहीं होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये बात मैं आपकी मान लू। ठीक। तो संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं। स्वर संधि, यहां पर मैंने केवल स्वर व्यंजन और विसर्ग लिखा है, लेकिन वहां लिखते टाइम यह भी बात ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, नहीं फिर से गलती ना हो जाए किसी से, कि पूरा लिखना है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, पूरी तरीके से आपको लिखना। क्लियर। चलते हैं आगे चलें। सबसे पहले हमें कौन सा समझना होगा, पहले ही भेद समझेंगे, वो कौन सा है, स्वर संधि। तो अब ये बताइए, अगर हमने संधि की परिभाषा पढ़ ली है तो स्वर संधि की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। वही परिभाषा है, केवल वर्ण की जगह स्वर इस्तेमाल हो जाएगा। तो परिभाषा आपकी नई क्या बनेगी कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। क्लियर। तो लिख लो यहां पर कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार, ये मैं अकेला लिख रहा हूं स्लैश करके परिवर्तन, आप लोग को परिभाषा में वहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि विकार कभी कभी लोगों को एकदम से क्लिक नहीं करता है कि इसका क्या मतलब है, इस वजह से यहां पर मैं लिख रहा हूं। जरूरी नहीं कि एज इट इज वहां पर लिख के आ जाए। जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक। अच्छा ये बताओ, मैं एक परिभाषा लिख रहा था, यहां कॉमा लगाया, अभी अपन ब्राह्म चिन्ह पढ़ेंगे ना, है ना, सारे ब्राह्म चिन्ह पढ़ेंगे। जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं ना, इनका एक बहुत बड़ा वो रहता है ना, पूरे सेंटेंस को या तो परिवर्तित कर सकता है, वाक्य का पूरा संदर्भ बदल सकता है। इसलिए किस प्रकार से आप लिख रहे हो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक। एक बात और बता दो, मैं थोड़ा सा अभी पूछ लेता हूं क्योंकि ये इस्तेमाल होता रहेगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है? क्या बहुवचन संबंधी क्या है, किसी को बताना है? ये भी, ये क्या लिखा है और ये है। ये जो है ये एक वचन के जो वाक्य होते हैं वहां इस्तेमाल होते हैं। ये जो है ये जो बहुवचन के वाक्य होते हैं वहां इस्तेमाल होते हैं। तो इन चीजें, छोटी छोटी चीजें अपन डेली क्लास की प्रैक्टिस में करते रहेंगे, इससे अपनी हिंदी जो है और इंप्रूव होती रहे, सुधार होता रहे, जिससे हमारा पूरा पेपर बहुत अच्छा रहे। केवल पेपर 5 ही नहीं, बाकी के जितने भी हिंदी भाषा में आप लिखें बहुत बढ़िया लिखें। ठीक। तो चलो, आपने बोला कि 2 स्वरों के मेल से
जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देंगे, स्वर संधि कह देंगे। अब जैसे उदाहरण में मैं वापस से वही वाला उदाहरण ले लेता हूं, मत धन अनुसार। अब किसी का सवाल आ जाएगा कि सर कहां पे यहां मुझे दो स्वर दिखाई दे रहे हैं, ये तो मुझे स्वर दिख गया पर यहां पर नहीं दिख रहा है। तो अपन पहले ही बोल के आए, क्या बोलकर आए थे कि व्यंजन जो होते हैं वो किसकी सहायता से लिखे जाते हैं, स्वरों की सहायता से, तब जब उसके नीचे हलंत नहीं लगा है। अगर कहीं हलंत लगा मिल गया तो वो स्वर नहीं, क्या होगा, वो व्यंजन। ठीक, तो यहां पर ये क्या है, अभी स्वर है इसके अंदर, तो जी बिल्कुल है, क्योंकि ता के अंदर आ एक स्वर छिपा हुआ है। तो ये देखिए दो स्वर आपस में मिले, विकार उत्पन्न हुआ। विकार क्या उत्पन्न हुआ कि छोटा छोटे भाई मिलके बड़ा भाई बन गया, तो ये क्या बन गया, बड़ा। तो परिवर्तन आ गया, विकार आ गया, इसलिए हो गया ये क्या, ठीक है, स्वर संधि। चलो लिख लो, सभी का हो गया। चलते अब स्वर संधि के भेद या स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं। एक बात मैं बता दूं, लेकिन इससे कोई अपॉर्चुनिटी मत समझ लेना, मौका मत समझ लेना। अगर कभी ऐसा होता है कि स्वर संधि के उसने प्रकार पूछ लिए और आपको प्रकार 5 तो याद आ रहे हैं, 5 के नाम कभी कभी हम भूल जाते, एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत रहता है, ठीक, तो गलती मत करना गलत लिखने की। 5 लिख के आगे बढ़ जाना, गलत सलत कुछ मत लिख देना, ठीक। पहले तो संधि के प्रकार पूछे तो बेटा संधि के प्रकार लिखने हैं 3, और स्वर संधि के प्रकार पूछे तो कितने लिखने हैं, 5, ठीक। पहले तो यही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि संधि के प्रकार पूछ रहे हैं, स्वर संधि के प्रकार पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथी यण स्वर संधि, 5वीं कौन सी है, अयादि। किसी ने अयादि बोला और मैंने अयादि बोला, यही गलती हो जाती। कई लोगों का मैंने अयादि इस प्रकार से लिखा हुआ देखा, जो कि गलत होता। क्यों, इसी वजह से गलत हो जाता क्योंकि हम उच्चारण गलत करते, ठीक। तो उच्चारण पर विशेष ध्यान देना। हो गया। चलो पहला कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। अब ध्यान करो, हमने वर्णमाला में क्या पढ़ा था, स्वर पढ़े थे 2 प्रकार के, कौन से थे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक। इसने हमें टारगेट दे दिया, ये नाम से ही बता दे रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूं।
ये कह रहा है दीर्घ स्वर संधि, मतलब ये है कि स्वर हमें कैसे बनाने हैं, दीर्घ बनाने हैं अंत में। और दीर्घ बनेंगे कैसे? या तो छोटे छोटे मिल जाएंगे तो बड़े बन जाएंगे, और छोटे बड़े मिल जाएंगे तो बड़े बन जाएंगे। अल्टीमेटली हमें लास्ट में पहुंचना कहां है? बड़े तक पहुंचना, बड़े भाई को पकड़ना है। ठीक, अब बड़े भाई में भी सबको मत पकड़ लिए, है ना, लिमिट में पकड़ना है ना, कि बड़े भाई है नहीं तो पीट देंगे अपन को। तो क्या है कि जब यहां पर क्या हो, इसकी जो परिभाषा है वो दो प्रकार से बन सकती है। दोनों प्रकार मैं पहले बोल देता हूं, उसके बाद हम लिखेंगे। इसमें पहली परिभाषा जो बनेगी वो ये बनेगी, जब दो समान स्वरों का मेल होता है, ये समान वर्ण के, ये समान परिवार के या समान स्वरूप के वर्णों का मेल होता है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक तो ये साधारण सी परिभाषा। दूसरी परिभाषा जो बनती है वो ये बनती है, जब हराश्य या दीर्घ स्वर का मेल हराश्य या दीर्घ से होता है तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दूसरी ये बन गई। तीसरी ये बन जाएगी कि जब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ों का मेल छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ों के साथ होता है तो क्रमशः बड़ा बड़ी बड़ो प्राप्त होता है। तीसरी ये बन गई। अब आप बता दो आपको कौन सी परिभाषा? तीनों पढ़ ले, है ना, तीनों लिख लेते हैं। जो बड़ी अच्छी सी परिभाषा लगती है, सबसे अच्छी लगती है ना। चलो लिख लो, लिख लो। जब, ऐसी हम परिभाषा लिख लेते हैं जो कॉमन हो जाए तीनों, है ना। लिखो, जब हराश्य, कोष्टक में लिखना छोटा, छोटी और छोटो, जब स्लैश दीर्घ स्वर का मेल तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। संधि कहते हैं। ठीक, इसके कोष्टक में ये लिख देना, बड़ा बड़े, लिख दिया। एक और परिभाषा हुआ में करके लिख लो, मैं बोल देता हूं। जब दो समान स्वर पहले आप, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर का, कोष्टक में छोटा, कोष्टक में बड़ा बड़ी बड़ो, दीर्घ स्वर कोमा बड़ा बड़ी बड़ो का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। जब समान स्वरों का मेल होता है
तो दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ऊ कोष्टक में लिखना था का निर्माण होता है दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, ठीक। चलो अब मैं काम करता हूं, ये हो गया। उदाहरण हम लिखते हैं। एक चीज और लिख लो जो घर पे प्रैक्टिस के काम आएगी और संधि आपको जीवन भर एकदम इस तरीके से हो जाएगी कि कभी आप नहीं भूलोगे। एक सूत्र है, संधि पूरी मैं एक काम करूंगा, दो तीन दिन में आप परिभाषा अच्छे से समझ जाएंगे, रिदम में आ जाएगी परिभाषा कैसे लिखी जाती है। इसके बाद हिंदी पूरी आपकी मात्र 10 पेज पे, 10 में मैक्सिमम कह रहा हूं, 10 पेज की नोट्स होंगी जिसमें आपकी पूरी हिंदी होगी जो मेंस की है। आपको एग्जाम टाइम पे केवल उसे ही वो 10 पेज पलट के देखनी है, आपकी हिंदी हमेशा क्लियर हो जाएगी। ठीक, 10 पेजों में ऐसे कुछ सूत्र लिखाने हैं, कुछ एक दो लाइन लिखानी है, वो उससे आपकी पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ये उनके लिए भी बोल रहा हूं जो एकदम जीरो से हिंदी पढ़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम में है वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा, जो जीरो से स्टार्ट करना है वो। ये लिख लो, देखिए। और शॉर्ट में अगर इसे लिखना हो, कोई थोड़ा सा भी अगर हो, और शॉर्ट में लिख गया। ठीक, ये और शॉर्ट में लिख जाएगा। जितना शॉर्ट में लिखना चाहें लिख सकते हैं। पढ़ जाओ आगे एग्जाम्पल पे। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। एक काम करता हूं, ये इन सबके एग्जाम्पल एक एक उठा लें क्या? एग्जाम्पल थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे उदाहरण, लेकिन ऐसा है कि देखिए संधि से एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। 2 नंबर और 3 नंबर बहुत बड़ी चीज है, एक एक नंबर के लिए मरते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तो संधि अपनी एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करना है कि जो 200 नंबर का पेपर है, 150 प्लस अगर आपके आ गए तो बहुत बढ़िया है आपकी। मतलब भले ही आप देख लो ना, पेपर फर्स्ट में आपको 10 नंबर बढ़ाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसका 1/4 भी अगर आपने हिंदी पढ़ लिया तो 20 नंबर बढ़ जाएंगे, 10 तो बहुत दूर की बात है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मेहनत से ज्यादा आपका, जैसे एक बात बोलते हैं ना कि आपने देखो युद्ध पे राजा जब जाते थे या आज भी युद्ध होता है तो सबसे बड़ा रणनीति बनती है, और जितनी बेहतर रणनीति होती है उतना अच्छा पढ़ना होता है, तो रणनीति बनानी होती है। अब पहले तो पेपर 4 जो है स्कोरिंग हो गया था कि पेपर 4 में अच्छा स्कोर मान लेते थे,
अब पेपर 4 की हालत ही उसने खराब कर दी, 2 भागों में बांट दिया। तो अब थोड़ा सा वहां चांस कम होते जा रहे हैं, जितने पहले खींच लेते थे नंबर, अब ज्यादा चांस यहां पर है तो यहां खींच लेते हैं नंबर, है ना। तो यहां भी खींच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया से क्वेश्चन बना। चलो कोई भी जिसे संधि पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार तो कोई नहीं पढ़ रहा है, 12th तक सब पढ़ के आए हैं, लेकिन चूंकि स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं, भारतीय शिक्षा पद्धति आपको भी पता है, मुझे ही पता था कैसे पढ़ाई थी, डंडे की दम पे। हर स्कूल में हिंदी और संस्कृत की एक मैडम होती थी, है ना, बहुत मारती थी, उन्हीं ने पढ़ाया है। मुझे नहीं पता कैसे क्या था, बस था कि नंबर आ गए, पास हो गए, बात, इससे ज्यादा उन्हें ही मतलब नहीं था, मुझे उनसे ठीक। तो अब हमें, चूंकि वही वजह है कि आज भारत में ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ता है, जबकि अन्य देशों में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये आपको मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अधिकारी बनकर थोड़ा सा शिक्षा के प्रति सीरियस रहना हो, कुछ करने की ठान लेना। क्योंकि आप देखो ना, यूपीएससी के जब तैयारी की जाती है उसमें क्या बोला जाता है, 12th तक की एनसीईआरटी कर लो, सिलेक्शन हो जाए। हम तो 12th तक पढ़ के ही आए हैं, फिर क्यों नहीं हो पा रहा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है ना। चलो निकाल लें इसको बाहर, निकालो सबको बाहर। इसमें कौन सा स्वर है, छोटा है कि नहीं है बेटा, क्या था इसका, छोटा छोटा मिलके क्या बनाता है, बड़ा। तो बना दो, इसको बनाओ बड़ा आ, चूंकि भैया उधार लिया था तो ब्याज के साथ वापस लौटा दो, इसको लौटा दिया तो क्या बना, बन गया एक और बना लेते हैं, पहला दूसरा। ठीक है, क्या अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, अब हम देख लेते हैं, थोड़ी सी यहां पर ध्यान दे लें। ता पहले से याद है, तो हलंत के साथ इसके साथ कोई स्वर था नहीं, इसके बाद था आपका या, और यहां क्या है, बड़ा था। या में से हम क्या निकालें, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, क्या बन जाएगा ये, ठीक, बन गया। कोई लिख रहा है क्या, देखो शुरुआत के मैं बता दूं, 2 दिन आप इसी प्रकार से संधि बनाना, यही स्टेप फॉलो करना, आप इस बात को विश्वास मानो, संधि में कभी कोई गलती नहीं, कभी कोई गलती नहीं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा जब हम मैथ्स पढ़ते थे, a+b का होल स्क्वायर, पहले पूरा सूत्र लिखते थे, उसके बाद एक एक करके वैल्यू रखते जाते थे, एक एक करके मान रख रहे हैं, उसके बाद फिर हम हल करते थे, फिर हम इतने परफेक्ट हो गए कि बस आंखों से देखा, कैलकुलेशन किया, जाके सीधा उत्तर लिख दिया। तो आप ये मत सोचो कि ये क्या बच्चा हूं क्या, अभी ये सब करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2-3 दिन अगर आपने कर लिया तो जीवन भर फिर ये नहीं करना पड़ेगा, है ना। जीवन भर ऐसे नहीं, अरे यार ये कैसे गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, आते आते रह गया,
है ना। तो ये कोई बात नहीं होती एग्जाम में, हमेशा इस बात को याद रखो कि आते आते रह गया नहीं रह गया मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है सिलेक्शन हुआ या नहीं। ठीक, वो व्यक्ति भी वहीं जाएगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेगा, वो भी वहीं जाएगा जो आखिरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेगा, एक ही जगह सब जाएंगे। ठीक है, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने वाला थोड़ा सा कम स्ट्रगल कर पाएगा और जो लास्ट अटेम्प्ट तक जाएगा उसे थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। अब उसमें भी ये नहीं है कि वो उसकी गलती रही, बन गई थी परिस्थितियां कि ये तो गाइडेंस सही नहीं मिल पाया, हम सही चीज पकड़ नहीं पाए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के, कोई एक फैक्टर नहीं होता है कि मेहनत करते जाओ सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। इसका क्या बनेगा, यहां से निकाल दें, बड़ा आ है छोटा आ है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, बड़ा। तो क्या बनेगा, इसका बनाने की कोशिश करो। बन गया इसका, यही बना। आगे बढ़े, सबका लिख गया लगभग, चल आगे लिखो, यही वाला कर देते हैं। चलो बनाते हैं, ध्यान से देख लो, यहां छोटा आ नहीं है, कुछ नहीं है, ये रहा, दोनों को नीचे उतार के लाओ। कौन सा स्वर है इसमें, छोटी ई है, आ नहीं है, अभी क्या है, ई है। दोनों मिलके क्या बनाएगा, तो बन जाएगा इसको भी इस वाले स्टेप से ही बनाना, ये वाले जो ऐसे बनाए थे ना अपन, ऐसे ही बनाना। शुरू में 1 या 2 दिन की मेहनत है, उसके बाद एकदम परफेक्ट चलेगा पूरा। बन गई ग्रीस, क्लियर है, हो गया।
इसका क्या बनेगा? हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा बच्चों में दिक्कत आती है मेरी हैंड राइटिंग को लेकर। मैं क्या स्पीड में लिखना मेरी वो है, मैं संभल के नहीं लिखता हूँ। अब लिखते 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 वो हो ही जाता है। बहुत लिखा हूं, उसके बाद ये आदत हो ही गई है कि जल्दी बहुत पेन चली। चल अगला लिखो। बनाओ बेटा। अंत में आप सबके मुंह से एक बात आएगी कि सर संधि तो हो जाती, विच्छेद में बड़ी दिक्कत आती है ना? विच्छेद का भी मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हो जाएगा। चलो इसको बना लें। अच्छा है, इसलिए मैंने पूछ लिया था कि हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे समय हो गया बहुत। चलो अब मैं बाकी के मैं दे देता हूं, आप घर से थोड़ा सा करने की कोशिश करना। एक बात और बता दो, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, छोटा कौन सा है? ऊपर वाला जो है इसमें छोटों की मात्रा लगी है, नीचे वाला जो है वो बड़ों की मात्रा। ठीक है, पता है वहां पर एग्जाम में, पता है हम बहुत स्पीड में, कई लोगों की आदत होती है ये जो राम में ऊ की मात्रा लगी है गोल घुमा के भड़ैया लगा के करेंगे, है ना? और फिर किसी की होती है कि जहां भड़ैया लगानी ही थी बड़ों की मात्रा लगा, लेकिन आदत है ऐसे करने की, घुमा देनी। ये बारीकियां वो पकड़ लेता है एग्जाम, यहां से नंबर जाते हैं। ये घुमाना ना घुमाना, हमें लगता है ये अंक की बिंदी, ये कॉमा, ये हमें लगता है कि यार देखने में अच्छा लग रहा है तो लगा देते हैं, नहीं लग रहा अच्छा तो नहीं लगाते, मेरी मर्जी, कर लो क्या कर लोगे। वो भी कहेगा नंबर देना, मेरी मर्जी, कर लो क्या कर लोगे। नाम भी नहीं पता लगेगा मेरा, तो मुझे तो तुम्हारा पता है क्या है। चलो
आप सभी लोग एक बार भानुदय लिख के दिखाना। भानुदय नाम है किसी का, भानुदय, भानुदय किसी का नाम है, ठीक। भानुदय, मैं शब्द बोला कि भानुदय लिख दीजिए। हाँ लिख दीजिए, लिख दिया, सही लिखा है ना आपके हिसाब से? हाँ ना, गलत है। ये एक एग्जाम्पल आपको बता रहा था कि कैसे संधि पढ़ने से आपकी वर्तनी शुद्ध है। मुझे ये बात पक्का पता है कि ज्यादातर लोगों ने भानुदय ये लिखा है ना, ज्यादातर यही लिखा होगा। लेकिन भानुदय आप कैसे लिखेंगे? भानुधन उदय ऐसे तो बना होगा ना, इसी से तो बना होगा। अब ये देखो, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये बनेगा क्या? विकार उत्पन्न होगा, बड़ो बनेगा कि नहीं? तो भानुदय सही ऐसे लिखा जाता है। ये है हमारी गलती, ये है गलती। ऐसे हम वर्तनी सुधार पाएंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।